हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर 3 करना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होने वाले हैं जो हमें पढ़नी है। उसमें फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी है, जब हम लोग माइनस ऑफ एक्स को देखेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है हमारा नेगेटिव होगा। तो जब भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है तो फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती है। तो हम लोग इसमें से दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने वाले हैं, एक साइन इन्वर्स की और एक कॉस इन्वर्स की। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसी लॉजिक से प्रूव हो जाती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन थीटा आ जाती है। या फिर हम कह सकते हैं एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है, तो जो माइनस है वो साइन के अंदर लिखा हो या साइन के बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया हमने, माइनस साइन थीटा को। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं हमारे पास। अच्छा, अब जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स को थीटा माना और फिर साइन को दूसरी तरफ ले गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। या फिर हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। तो आप लोग ऑब्जर्व करो, फर्स्ट स्टेप पे थीटा दिया हुआ है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, उसको हमने किस चीज़ के इक्वल प्रूफ कर दिया, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स के। तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन में नेगेटिव अगर अंदर लगा है तो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, बिकॉज दीज फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो बिल्कुल इसी लॉजिक से हमारे पास फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, इन तीनों में अगर माइनस अंदर लगा है तो बाहर आ जाता है, क्योंकि ये तीनों फंक्शंस फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हमारे पास ऑड फंक्शंस होते हैं। तो ऑड फंक्शंस में नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर लिया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमसे कोई साइन इन्वर्स माइनस हाफ की वैल्यू पूछे, तो हम लोगों को पता है कि अगर ये हाफ गिवन होता तो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इन्वर्स हाफ। अब हाफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव जब भी होता है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आने वाला है किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो साइन इन्वर्स हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें सोचना है, जहाँ पे साइन हाफ होता हो तो वो π/6 पे होता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/6। तो सिंपली माइनस बाहर निकाल लिया जाए। ऐसा किस किस फंक्शन में होता है, साइन, टेन और कोसेक के इन्वर्स फंक्शंस में। नेक्स्ट हम लोग कॉस का भी प्रूव करने वाले हैं। तो कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा के इक्वल। इसी स्टेप में अगर इन्वर्स दूसरी साइड लिया जाए तो कॉस इन्वर्स एक्स को हम बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। और फर्स्ट स्टेप से थीटा किसके इक्वल था, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स के। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास ना तो इवन था ना ऑड था। इसी तरीके से हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं, थर्ड कॉस इन्वर्स एक्स, फोर्थ कॉट इन्वर्स माइनस एक्स और सिक्स्थ सेक इन्वर्स माइनस एक्स, इन सभी में सिंपली हमें पाई माइनस करके वैल्यू पॉजिटिव करके लिखनी होती है। इसका ये मतलब है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉस इन्वर्स ऑफ -√3/2 कितना होगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स √3/2। तो माइनस की जगह क्या आ गया, पाई माइनस की फॉर्म आ जाती है।
अब इस तरीके से अगर हमने लिख दिया है तो अब cos इनवर्स √3/2 इवेल्यूएट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हम थोड़े ईजिली सोच पाते हैं। तो हमें बस इतना सोचना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का एंगल √3/2 कब होता है, तो ऐसा होता है हमारे पास π/6 पे। तो आंसर हमारा कितना आ गया, π-π/6 दैट इज़ 5π/6। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से इन्वॉल्व होंगे, जब भी नेगेटिव साइन अंदर लगा होगा एंगल में, और अगर साइन, टेन और कोसेक के एंगल्स हैं तो हम लोग माइनस बाहर निकाल लेंगे, और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो पाई माइनस करके लिखा जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, पहली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, इन सभी में हम लोग डोमेन का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि साइन इन्वर्स ऑफ -2 क्या होता है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि उसे माइनस ऑफ साइन इन्वर्स 2 लिख दूँगा। हमें देखते ही कह देना चाहिए कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइन इन्वर्स -2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन इन्वर्स की डोमेन तो सिर्फ -1 से 1 के बीच में होती है। तो हमें डोमेन का ध्यान ज़रूर रखना है। पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, डोमेन पे ध्यान देंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये हमारी फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी थी जहाँ हम लोग -x की स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर टू, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है t ऑफ t इनवर्स। t क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला t सपोज मान लो साइन का फंक्शन है, तो t इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो हमें ऐसे साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो आप लोग देखो, ये सारा बड़ा ही इजी है प्रूव करना। अगर मेरे पास सपोज कोई फंक्शन डिफाइंड है a टू b, और एक कोई दूसरा फंक्शन डिफाइंड है g जो b टू a है, तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो g है ये f का ही इन्वर्स है। हमारे पास जो g है वो f का ही इन्वर्स है। और अगर इस तरीके से इन्वर्स फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, तो इन्वर्स की डेफिनेशन के समय मैंने आपको बताया था कि फॉग ऑफ x जो है डायरेक्टली x के इक्वल आता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x हमारे पास डायरेक्टली क्या होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास ऐसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर लिखा होगा, तो ये आंसर डायरेक्टली x आना चाहिए। ऐसा समझो कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों सिंपली कैंसिल आउट होके क्या आंसर दे देते हैं? x आंसर दे देते हैं। तो आप सभी में ऑब्जर्व करो, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो गया, डायरेक्टली साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, टैन टैन इनवर्स, कॉट कॉट इनवर्स, कोसेक कोसेक इनवर्स और सेक सेक इनवर्स, ये सभी कैंसिल आउट होके x आंसर दे देते हैं। ये चीज़ कब ट्रू है? जब बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अंदर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, तो जो x की डोमेन है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सिंपली हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही डोमेन आ जाती है। तो साइन इन्वर्स के केस में डोमेन -1 to 1, कॉस इन्वर्स में भी -1 to 1, टैन और कॉट में ऑल रियल, और कोसेक और सेक में ऐसे मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिखा है। तो ये एक बस दूसरा तरीका है क्या लिखने का? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसे लिखा जाए, या मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, दोनों एक ही बात है। आप लोग सॉल्व करेंगे मॉड x ग्रेटर दैन 1 को, तो वो यही इंटरवल दे देता है। तो ये हो गया सिंपल प्रूफ। अगर आपको इन्वर्स की प्रॉपर्टी आती है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक सब्जेक्टिव प्रूफ भी बता देता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना है हमें कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको सपोज़ हम लोग थीटा अज्यूम कर लेते हैं।
इसको अगर मैं थीटा अज्यूम करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं साइन थीटा को कुछ x मान लेता हूँ तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप लोगों को साइन इनवर्स x की रेंज ध्यान होगी -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज, तो थीटा हमारा क्या आ गया, -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज्ड। अच्छा, x जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन है, तो x हमारा -1 से 1 के बीच में है, ये आप लोगों को याद ही होगा पहले से। तो x को हम लोगों ने क्या लिखा, साइन थीटा, तो साइन ऑफ, अच्छा ये थीटा को अब हम लोगों ने ही आगे क्या लिख दिया था, साइन इनवर्स ऑफ x, तो थीटा को फिर से लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ x, तो प्रूव हो गया कि x वैल्यू आ जाती है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x आ जाती है। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रूफ है, उसी को हमने घुमा के दोबारा लिख दिया है बस। तो आप लोगों को जो पहला प्रूफ है वही याद रखना चाहिए, जब भी हमारे पास आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पीछे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर अंदर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनको सिंपली कैंसिल आउट कर दिया जाए। अच्छा, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों के ग्राफ्स बनाएं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू x ही आंसर आने वाला है, तो y इज़ इक्वल टू है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें ध्यान क्या रखना है कि x हमारा -1 से 1 में है, डोमेन x क्या है, -1 to 1, यानी पूरा की पूरा ग्राफ जो है हमारे पास -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, इसके बाहर कोई भी ग्राफ का पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, फिर आप ये ऑब्जर्व करो कि y जो है, y एक साइन का फंक्शन है, y जो है ऐसे साइन का फंक्शन है, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो y तो हमारा -1 से 1 के बीच में ही लाई करने वाला है, क्योंकि यही साइन की रेंज होती है। तो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पूरा ग्राफ ऐसे 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा, यानी ग्राफ केवल इस स्क्वायर के अंदर ही आने वाला है। तो इस स्क्वायर के अंदर हमने y इज़ इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी है। तो बस सिंपली ग्राफ कुछ इस तरीके का बन गया है। इतना हमें ध्यान रखना था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर के बीच आने वाला है। ये स्क्वायर जिसमें एक लाइन है x इज़ इक्वल टू -1, एक दूसरी x इज़ इक्वल टू 1, और हॉरिजॉन्टल में y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y इज़ इक्वल टू x। अच्छा, सिंपली अगर आप y इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x के लिए देखें तो यहाँ पे कॉस की डोमेन जो है, कॉस की रेंज भी -1 to 1 होती है और कॉस इनवर्स की डोमेन भी -1 to 1। तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स बिल्कुल रिलेटेबल कंपेरेबल फंक्शन है, दोनों की डोमेन सेम है। ऐसे ही कॉस और साइन रिलेटेबल फंक्शन है, दोनों की रेंज जो है सेम है। तो इसका ग्राफ भी वैसे ही स्क्वायर के अंदर ही आ जाता है, y इज़ इक्वल टू x। सो सिंपली हम लोग कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल आउट कर देंगे और वैल्यू x आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है tan ऑफ tan इनवर्स। तो tan ऑफ tan इनवर्स में आप लोग देखिए, जो डोमेन है वो tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी। तो tan इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल, तो x जो है पूरा ऑल रियल होएगा, यानी जो y इज़ इक्वल टू एक्स की लाइन है वो x एक्सिस पे पूरे में लाई करने वाली है, पूरी x एक्सिस को कवर करेगी। अच्छा, फंक्शन किस चीज़ का हमें दिया हुआ है, tan का एक फंक्शन है, और tan की रेंज भी क्या होती है, ऑल रियल होती है। तो y भी ऑल रियल है, यानी y एक्सिस पे भी ग्राफ पूरे में आएगा। तो बस सिंपली ये ग्राफ आ गया हमारे पास, एक एक्सटेंडिंग ग्राफ है, पूरे में एक्सटेंड करता जाएगा, y इज़ इक्वल टू x लाइन है, पूरे ग्राफ पे आ जाएगा। इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा कि स्क्वायर के अंदर ही ग्राफ बनाना है। ऐसे ही y इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स भी सेम ग्राफ बन जाता है हमारे पास, पूरी x और y एक्सिस को कवर करेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स की डोमेन भी ऑल रियल होती है और कॉट की रेंज ऑल रियल होती है।
तो ग्राफ जो है पूरी एक्स और वाई एक्सिस को कवर करने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हर जगह क्या लिखा हुआ था, वाई इज़ ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक इसलिए क्योंकि ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही लाइन है y इज इक्वल टू एक्स जो एक सर्टन इंटरवल में आती है। साइन और कॉस के फंक्शंस के लिए वो एक स्क्वायर में लाई कर रही है और tan और cot के फंक्शन के लिए पूरे ग्राफ पे एक्सटेंड कर जाती है। नेक्स्ट कॉसेक और सेक के लिए अगर देखा जाए तो आप ऑब्जर्व करिए, कॉसेक इन्वर्स की जो डोमेन है वो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 1 है या फिर -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये x का इंटरवल आ जाता है कॉसेक की वजह से। ऐसे ही जो फंक्शन है वो कॉसेक का है, कॉसेक इन्वर्स का नहीं, कॉसेक का फंक्शन है, तो y की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि कॉसेक की रेंज ग्रेटर दैन इक्वल मॉड ऑफ y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होती है या फिर -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इस केस में आप लोग ऑब्जर्व करो कि साइन और कॉस में हमारा जो ग्राफ है वो इस स्क्वायर के अंदर बना था, और कॉसेक के केस में क्या हो गया, ग्राफ स्क्वायर के बाहर बनेगा, स्क्वायर के अंदर नहीं आने वाला है, स्क्वायर के बाहर ग्राफ बनने वाला है। और बिल्कुल कॉसेक की तरह ही सेक का ग्राफ बनेगा, इस स्क्वायर के बाहर बनने वाला है। लाइन तो हमारी y इज इक्वल टू एक्स ही आएगी। तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स इस स्क्वायर के बीच में बनाया, जहाँ पे लाइंस क्या हैं, y इज इक्वल टू +-1 एंड x इज इक्वल टू +-1, तो ये ग्राफ किस चीज़ का हो गया हमारे पास, साइन ऑफ साइन इनवर्स x और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का। इसी ग्राफ को अगर मैं कंप्लीट x और y एक्सिस पे एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये बन गया मेरे पास tan और cot, tan ऑफ tan इनवर्स एंड cot ऑफ cot इनवर्स का ग्राफ। अगर इसी ग्राफ में से, अब इस पूरे ग्राफ में से मैं स्क्वायर के अंदर का पोर्शन अगर रिमूव कर देता हूँ तो ये बन गया हमारे पास सेक और कॉसेक वाले फंक्शन का ग्राफ, सेक ऑफ सेक इनवर्स एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स। तो बड़ा ही इजी है, सिंपली y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, बस आपको डोमेन का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे बेस्ड। तो tan ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो ऑब्जर्व करिए आप लोग कि अगर मैंने x पॉजिटिव लिया, x पॉजिटिव लेने का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन जो है ऑल रियल आने वाली है। अगर हमने x जो है पॉजिटिव कंसिडर किया तो tan इनवर्स x जो है कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 0 से लेके π/2 के बीच में आ जाएगा। tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 ओपन टू π/2 ओपन, और अगर पॉजिटिव है तो 0 टू π/2 उसकी रेंज आ जाती है। यानी x अगर पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लोगे तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव होने वाला है। तो tan इनवर्स x अगर पॉजिटिव होने वाला है तो मॉड ऑफ tan इनवर्स x किसके इक्वल आने वाला है, tan इनवर्स x के इक्वल आने वाला है। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं लिख पाया तो इसी केस में मॉड ऑफ x किसके इक्वल होने वाला है, मॉड ऑफ x सिंपली मॉड ऑफ x किसके इक्वल होने वाला है, x के इक्वल आने वाला है, क्योंकि x जो है पॉजिटिव लिया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी उसे अगर मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan ऑफ, और मॉड tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x के इक्वल। और आप लोगों को याद हो ही गया होगा, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उन्हें कैंसिल आउट करके आप x लिख सकते हैं, और x को हमने क्या लिखा है, मॉड ऑफ x के इक्वल। तो ये RHS के इक्वल आ गया, हमने प्रूव कर दिया है। ये हमने तब किया जब x जो है हमारा पॉजिटिव था। अगर x मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, अगर x मैंने नेगेटिव कंसीडर किया तो tan इनवर्स x हमारा -π/2 से 0 में आ जाएगा। तो tan इनवर्स x नेगेटिव होगा। अगर x नेगेटिव कंसिडर किया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का x लिया जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का x अगर लिया जा रहा है तो tan इनवर्स नेगेटिव होगा। tan इनवर्स अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ tan इनवर्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होने वाला है।
तो हमारे फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, tan ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स x। तो मॉड ऑफ tan इनवर्स x को हमने क्या लिखा, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। अच्छा, अब tan का फंक्शन ऑड होता है तो माइनस जो है डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो इसे लिख पाएंगे हम माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। और tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ गया माइनस एक्स। x नेगेटिव था, हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स। तो अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स ही आती है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये यहाँ भी मॉड ऑफ x के इक्वल आएगा। तो इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं या फिर बड़ा ही ईजी है देखना। अच्छा, ऐसे ही सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जो मॉड है वो x पे लगा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले प्रूव किया था वैसे ही यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। बल्कि यहाँ पे तो हमें केस बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिंपली याद है tan ऑफ tan इनवर्स के अंदर कुछ भी लिख दो, डायरेक्टली tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर अंदर चाहे मॉड x लिखा हो या कोई XYZ कोई भी चीज़ लिखी हो तो मॉड x इज इक्वल टू मॉड x आ जाएगा। तो ये तो सिंपली प्रूव हो जाता है, सिंपल tan और tan इनवर्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी 2 हो गई थी, जहाँ पे बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या बताया मैंने, डायरेक्टली उन्हें कैंसिल आउट करो, जो भी आर्ग्यूमेंट है वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अब बाहर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर हमारे पास साइन इनवर्स आने वाला है और अंदर जो है साइन का फंक्शन आएगा। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूँ। तो बिल्कुल पॉसिबल है, कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास अगर f ऑफ f इनवर्स था तो हमने सिंपली इसे क्या x लिख दिया, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। और हमारे पास f इनवर्स ऑफ f है तो भी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही बस प्रॉब्लम होती है, बाकी सब जगह डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हमने इन्वर्स एग्जिस्ट किस केस में किया था, कब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता था, जब हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट करी। तो अगर हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट करी तो उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर मैं बात करूँगा तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आप साइन इन्वर्स और साइन या फिर कॉस इन्वर्स और कॉस इन सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ आपको जनरल मेथड बताने वाला हूँ कि हम लोग अगर हमारे पास जो एंगल गिवन है, जो एक्स गिवन है, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो जनरल मेथड है वो हर जगह वैलिड रहने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें सिंपली इस फंक्शन को सॉल्व करना है और हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे पहले हमने किया था, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। इनवर्स को दूसरी साइड लिया और इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब फर्दर आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का सॉल्यूशन आप लोगों को याद होना चाहिए कि x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n ऑफ थीटा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n x। ये सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वहाँ पे हम लोग इसे डायरेक्टली याद करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का सॉल्यूशन। तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा।
कुछ और ऑब्जर्वेशंस हम लोगों के पास हैं कि y जो है इस इन्वर्स फंक्शन के इक्वल है, और इन्वर्स फंक्शन की रेंज, साइन इन्वर्स की रेंज हमारे पास क्या होती है, -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज्ड। तो ये रेंज हमारे पास आने वाली है। तो इसी फंक्शन में अगर मैं n की वैल्यू अब 0 रख देता हूँ, अगर n 0 रखा जाता है तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, सिंपली आप लोग देखिए y की वैल्यू x आ जाती है, और y की रेंज हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2। तो x की रेंज भी हमारे पास क्या आ जाएगी, -π/2 टू π/2। यही हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए, अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए तो y कितना आ जाता है, π-x के इक्वल। y जो है π-x के इक्वल आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो x किस चीज़ के इक्वल है, π-y के इक्वल है। तो y की रेंज जो -π/2 से π/2 है, तो यहाँ पे x की रेंज हमारे पास कितनी आ जाती है, आप लोग ऑब्जर्व करो, पाई माइनस ऑफ π/2। तो ये रेंज जो है वो किस तरीके से आ जाएगी x की, एक तरफ तो आ जाता है π/2 और दूसरी तरफ 3π/2। या फिर आप लोग ऐसे सोचो कि हमने सिंपली x जो है पाई जो है ऐड कर दिया है पिछले इंटरवल में, अब दोनों में पाई ऐड कर दो तो हमें ये रेंज मिल जाएगी। तो n इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू x ग्राफ आने वाला है, और x का इंटरवल ये है और y का इंटरवल तो फिक्स है -π/2 से π/2। n की वैल्यू 1 लेने पे ग्राफ y इज इक्वल टू π-x आएगा, और उस समय x का इंटरवल क्या आने वाला है, π/2 क्लोज टू 3π/2 क्लोज्ड। अब एक चीज़ और हम लोगों को देखनी है कि इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी दी हुई है, फंक्शन इज़ पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 2π। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी चाहिए। हम लोग एक बार को वेरीफाई ज़रूर करेंगे क्या इसका पीरियड 2π है या नहीं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π प्लस x अगर मैंने लिखा, तो साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये चीज़ साइन इनवर्स ऑफ साइन x के ही इक्वल आ जाती है। तो 2π ऐड करने पे फंक्शन सेम ही रहता है, यानी इस फंक्शन का पीरियड जो है 2π आ जाता है, यानी ग्राफ जो है 2π की विड्थ के बाद रिपीट करने वाला है। तो एक बार को हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या इंटरवल्स आ गए हैं, x जब -π/2 से π/2 में है तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ बनने वाला है। ऐसे ही x जब π/2 से 3π/2 के बीच में आ गया तब ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू π-x का। तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो एक बार को सबसे पहले ऊपर आप लोग y एक्सिस पे इसकी बाउंड ज़रूर ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमें पता है जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू -π/2 के बीच में ही आने वाला है। अब अगर x जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ऐसे -π/2 और π/2 के बीच में है, तो उस समय y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है इस तरीके से बन जाता है। वैल्यूज़ मैं मार्क कर देता हूँ, पहला π/2 और पीछे की तरफ -π/2, ओरिजिन पे वैल्यू 0, और ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री ही आने वाला है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं x की वैल्यू π/2 पे ऐसे ऊपर हमें π/2 ही मिल रहा है, तो π/2 π/2 इस पे आ रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट π/2 से 3π/2 में π-x का ग्राफ है, तो स्लोप ऑब्जर्व करो नेगेटिव है, एक स्ट्रेट लाइन है, आप लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करके। इसमें x की वैल्यू π/2 रखने पे y की वैल्यू π/2 ही मिल रही है, मतलब जहाँ पे हमारा पहला पोर्शन एंड हुआ है वहीं से ये पोर्शन शुरू होने वाला है।
तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये आप लोगों को ड्रॉ करके देखना है। आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब आप लोग ऑब्जर्व करो कि मैंने ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सट्रीम पोर्शन है -π/2 और राइट एक्सट्रीम पोर्शन है 3π/2। तो ये विड्थ कितनी हो गई है 2π की। तो जो भी ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ आया है इसको अब आप लोग रिपीट करा दो तो हमारे पास पूरा ग्राफ बन जाता है। इस पे मैं लाइंस को और मार्क कर देता हूँ कि -π/2 से π/2 में y = x आया था। फिर हमारे पास π/2 से 3π/2 में y = π-x आया था एंड सो ऑन। अब इसी ग्राफ को अगर हम रिपीट कराते हैं तो आप लोग देखिए किस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। कुछ ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिल जाता है। तो -π/2 से π/2 में आप लोग देखो y = x का ग्राफ मिला। फिर π/2 से 3π/2 में π-x का ग्राफ है। फिर आगे की तरफ x-2π का ग्राफ आएगा। पीछे की तरफ आप लोग देखो -π-x का ग्राफ है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को याद नहीं करनी है, ग्राफ आपको बस बनाना आना चाहिए। फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप पॉइंट्स को यूज़ करके लिख ही सकते हैं। तो ये ग्राफ एक पीरियोडिक ग्राफ है। y = sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ है। देखो मैंने शुरू में अभी बोला था कि अगर x प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है, यानी जहाँ हमारा इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ करेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। ये साइन इनवर्स की हमारी रेंज होती है। तो -π/2 से π/2 में आप लोग देखिए सिंपली हम इन दोनों को कैंसिल आउट करके y = x लिख सकते हैं इन प्रिंसिपल रेंज। तो अगर x प्रिंसिपल रेंज में है तो सिंपली साइन इनवर्स और साइन x को कैंसिल आउट कर दो। बट अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप हमेशा कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ आ जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, एक पीरियोडिक ग्राफ है। इसके सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। तो ये जो एंगल्स अंदर दिए हुए हैं वो रेडियंस में है हमारे पास। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि 1 रेडियन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और 1 जो है हमारे पास प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो सिंपली साइन इनवर्स और साइन को आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं सोचना था, प्रिंसिपल वैल्यू थी, तो आंसर इज डायरेक्टली x। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन 2। तो 2 को ऑब्जर्व किया जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो ये एक्सिस हमारी π/2 होती है, π/2 यानी 1.57। तो 2 इसके आगे लाई करेगा, तो 2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में नहीं होता, उसकी प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्टली 2 नहीं आने वाला, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आंसर डायरेक्टली 2 नहीं आएगा, आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 2। ऐसा क्यों है हमारे पास? क्योंकि 2 डज नॉट बिलोंग इन -π/2 से π/2, प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं? एक तरीका तो ये है कि आप लोग ग्राफ को डायरेक्टली रट लो और यहाँ पे 2 वैल्यू सर्च करने की कोशिश करो। तो अगर ग्राफ को देखा जाए तो 2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी π/2 और पाई के बीच में लाई करता है। और π/2 और पाई के बीच में ग्राफ में क्या वैल्यू आ रही है? y = π-x। तो सिंपली आप आंसर दे दो y = π-x, तो आंसर आ जाएगा π-2।
तो ऐसे तो आप लोग हमेशा ग्राफ को रटना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपसे साइन इनवर्स साइन 100 पूछ लिया जाए तो आपको बहुत लंबा ग्राफ बनाना होगा। तो हम लोग इसको देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। मुझे पता है कि 2 के क्लोज, 2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो पाई वाली एक्सिस है ये इसके बहुत क्लोज लाई करती है। तो मैं आंसर्स इसी के आसपास ढूंढने वाला हूँ। तो इस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को मैं लिखने वाला हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2। इस तरीके से मैंने लिख के देखा, कोई भी मैंने रैंडम एक वैल्यू लिख दी, सपोज पाई माइनस 2 मैंने लिख दिया। आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये पाई माइनस 2 जो है हमारे पास प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है। पाई माइनस 2 जो है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता है। और ऐसा करने से मेरा फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 2 के इक्वल है। और ये प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है, तो अब मैं सिंपली इन फंक्शंस को कैंसिल आउट कर सकता हूं और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2। तो मैंने कुछ एक ऐसा चेंज कर दिया जिससे फंक्शन चेंज भी नहीं हुआ और आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल रेंज में लाई करने लग गया। तो आंसर आ गया कितना, पाई माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं साइन इनवर्स साइन 3। तो देखो जो पाई वाली एक्सिस है यहाँ पे होती है पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 जो है फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करने वाला है और वो इस एक्सिस के क्लोज लाई करेगा। तो फिर से मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3। पाई कितना 3.14, 3.14 में से 3 गया तो 0.14, तो 0.14 जो है प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा लिखा तो पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो सिंपली इन्हें कैंसिल आउट करो और आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस 3। दिस इज़ आवर आंसर। या फिर आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन 4 की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 4 जो वैल्यू 4 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने लग गए, फिर भी किसके क्लोज है, पाई और 2 पाई में से मुझे देखना है। पाई और 2 पाई में इसलिए क्योंकि साइन पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता। पाई प्लस माइनस थीटा भी साइन थीटा ही रह जाता है और साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा भी साइन थीटा ही रहता है। तो हमें हमेशा पाई और 2 पाई के रिस्पेक्ट में देखना है। तो जो 4 है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे क्यों ना साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 4 लिख दूँ। तो पहली बात तो ये कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो साइन पाई माइनस 4 पाई माइनस 4 साइन पाई माइनस 4 साइन 4 के इक्वल होता है। तो ये दोनों में इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है। नेक्स्ट चीज़ चेक करनी होती है, क्या ये पाई माइनस 4 प्रिंसिपल रेंज में चला गया। तो बिल्कुल चले गया है। पाई होता है 3.14 और 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया तो 0.86 आ गया, जो इसी रेंज में लाई करेगा। तो फिर इसके बाद इसे डायरेक्टली कैंसिल आउट करो और आंसर इज पाई माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 5 जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो अब ये किसके क्लोज होगा, 2 पाई के क्लोज होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, आप लोग डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, इसको 2 पाई माइनस 5 लिखने की कोशिश करो। बट अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा तो किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब आप लोगों ने तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक माइनस साइन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्यों ना एक माइनस साइन में खुद ही पहले से बाहर लगा लेता हूँ, ताकि अब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये माइनस साइन लगाने के बाद आप सिंपली इन्हें कैंसिल आउट करो तो आंसर इज माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5 या फिर 5 माइनस 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की बात करते हैं। तो आप लोग देखो कि घूम फिर के 2 पाई हमारे पास यहाँ आएगा, फिर 3 पाई
3 पाई इज़ 3 इंटू 3.14, तो ये हमारे पास 9.42 के अराउंड आ जाती है वैल्यू। तो जो 10 है वो फिर से कहाँ लाई करने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 पाई इसके बहुत क्लोज आने वाला है। मैंने बिना सोचे समझे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10 लिख दिया। इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिंपली 3 पाई माइनस 10 लिख दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो 3 पाई के क्लोज है। और 3 पाई माइनस थीटा साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। बस अब एक चीज़ और अगर आ जाए कि ये 3 पाई माइनस 10 प्रिंसिपल रेंज में अगर आ गया तो मैं इसी को आंसर बना दूंगा। तो 3 पाई माइनस 10 हो गया 9.42, माइनस 10 किया तो 0.58 आ जाता है, जो बिल्कुल इसी रेंज में लाई करता है। तो आंसर इज डायरेक्टली 3 पाई माइनस 10। इन दोनों को कैंसिल आउट करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई बाय 7। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब आप लोग देखो जो 33 पाई है वो 7 के किस मल्टीपल के क्लोज है, 7 के मल्टीपल के क्लोज होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल आप लोग देखो तो 35 होता है, जो 33 के बहुत क्लोज है। तो मैं इसे क्यों ना ऐसे लिख दूँ, 35 पाई माइनस 2 पाई, तो ये 33 पाई है, 7 के मल्टीपल के क्लोज लिखना था। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो 35 पाई बाय 7 कितना हो गया, 5 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया है। तो अभी हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई किया है। और 5 पाई माइनस थीटा, साइन 5 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 2 पाई बाय 7। अच्छा, अब आप लोग ऑब्जर्व करो कि ये 2 पाई बाय 7 जो है प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है। तो आप लोग इन्हें सिंपली कैंसिल आउट करो और आंसर इज़ 2 पाई बाय 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन से रिलेटेड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 है, तो 11 के क्लोज एक मल्टीपल मुझे ढूंढना होगा। तो 13 के क्लोज 11 ही होता है, तो मैं इसे 11 पाई प्लस 2 पाई लिख देता हूँ अपॉन 11। तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 11 पाई अपॉन 11 हो गया पाई प्लस 2 पाई बाय 11। तो ये साइन ऑफ पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म बन गई है। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये माइनस जो है साइन इनवर्स के अंदर है, और हम लोगों ने सीखा है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसे डायरेक्टली बाहर ले लो। तो डायरेक्टली बाहर लेने पे हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ बन जाती है। अब जो 2 पाई बाय 11 है प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैंसिल आउट करो और हमारा आंसर कितना आ जाता है, माइनस ऑफ 2 पाई बाय 11। दिस इज़ आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x है हमारे पास। तो ये फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू x लगा हुआ है, ये नहीं आना चाहिए। इक्वल टू x नहीं होता हमेशा। इक्वल टू x कब होगा, जब x प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू कॉस x। तो इसके लिए फिर से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को रिविजिट करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर आप लोगों को याद हैं तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस x का सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये 2n पाई प्लस माइनस x आता है। cos x इक्वल टू कॉस थीटा का सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस x, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो जैसा हमने साइन इनवर्स में किया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ होने वाला है। n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू प्लस माइनस x आ जाती है। अब एक चीज़ आप लोग ऑब्ज़र्व करो कि y जो है
कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल था, तो कॉस इनवर्स की तो रेंज हमारे पास 0 टू पाई होती है, तो y 0 से पाई में ही लाई करने वाला है। बट x तो ऑल रियल होगा क्योंकि x तो कॉस पे लगा हुआ है, कॉस के अंदर है, कॉस के डोमेन x है, तो x ऑल रियल है, यानी ग्राफ तो पूरी x एक्सिस पे आएगा और y एक्सिस में केवल 0 टू पाई में आएगा। तो क्या क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो n की वैल्यू 0 रखने पे मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अगर मैंने y इज़ इक्वल टू एक्स कंसिडर किया और y की रेंज क्या है 0 टू पाई, तो x की रेंज भी क्या हो जाने वाली है 0 टू पाई हो जाने वाली है। अच्छा, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो y की रेंज 0 टू पाई है, तो x की रेंज भी कितनी हो जाएगी माइनस पाई से 0 हो जाएगी। नेगेटिव लगाना होगा मुझे दोनों जगह। अच्छा, तो मैं ये दो ब्रांचेस ड्रॉ करने वाला हूँ और बस फंक्शन की पीरियोडिसिटी देख लेता हूँ। तो पीरियड दिया हुआ है 2 पाई, बस एक बार मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, यानी पीरियड ऑफ द फंक्शन इज़ 2 पाई। 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। तो बस 2 पाई का इंटरवल मैंने देख लिया है क्योंकि मैंने माइनस पाई से शुरू करके पाई तक की ब्रांचेस ढूंढ ली हैं। तो अगर x 0 टू पाई में लाई करता है, पहले तो मैं सबसे पहले y एक्सिस पे बाउंडेडनेस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि ग्राफ पूरा की पूरा x एक्सिस के ऊपर आने वाला है क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज 0 टू पाई होती है। फिर आप लोग देखिए x में अगर हमने 0 से पाई कंसीडर किया तो मुझे y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैंने x में माइनस पाई से 0 कंसीडर किया तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 टू पाई कर लिया पहले, तो 0 टू पाई करने पे y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही पीछे की तरफ माइनस पाई से 0 में y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग इंटरवल की विड्थ देख सकते हैं 2 पाई आ गई है, तो इस 2 पाई की विड्थ को क्या करना है सिंपली रिपीट करना है, तो हमारा फुल ग्राफ बन जाएगा। तो रिपीट करने पे ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसा साइन इनवर्स साइन एक्स का ऐसे हिल शेप्ड ग्राफ था, बट वो आधा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था और आधा एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। लाइंस पे ज़रूर ध्यान दें कि 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स है और माइनस पाई से 0 में y इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे ही आप अगर फर्दर आगे देखेंगे तो y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो बस ये ग्राफ जो है पीरियोडिक है और ऐसे ही फर्दर मूव करते जाएगा। हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। फिर देखो मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो हम डायरेक्टली इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल रेंज आ जाती है तो कॉस इनवर्स और कॉस को हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ आना चाहिए कहाँ, प्रिंसिपल रेंज में। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है कॉस की, 0 टू पाई। तो 0 से पाई के बीच में आप लोग देखो ग्राफ y इज़ इक्वल टू एक्स का ही है। डायरेक्टली इन फंक्शंस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी 0 टू पाई के बीच का एंगल आएगा तो कॉस इनवर्स और कॉस को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1। कॉस इनवर्स कॉस 1, तो 1 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और 1 हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यानी कि वो प्रिंसिपल रेंज में है। अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो सिंपली इन दोनों को कैंसिल आउट करो और आंसर कितना 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स कॉस 2, तो 2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट का
एंगल है, रेडियंस की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 2 भी 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल रेंज में आ गया, तो आंसर कितना डायरेक्टली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स कॉस 3, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 बनाना है। 3 कहाँ लाई करता है, सॉरी 3 जो है फोर्थ में नहीं, 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि ये एक्सिस 3.14 की होती है, उससे छोटा है, तो 3 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 0 से पाई में है, यानी प्रिंसिपल रेंज में है, तो बिना सोचे आंसर कितना 3 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉस इनवर्स कॉस 4 पे हम लोग आ जाते हैं। 4 ज़रूर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आप लोग देखो, जब मैं साइन इनवर्स के क्वेश्चंस कर रहा था तब मैं पाई और 2 पाई या फिर 3 पाई 4 पाई इनके रिस्पेक्ट में सोच रहा था। ऐसा हम लोग कॉस में नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कॉस में? क्योंकि अगर मैंने सपोज पाई का इंटरवल कंसिडर किया तो इसके पीछे भी कॉस नेगेटिव होता है और इसके आगे भी कॉस नेगेटिव होता है, कहीं भी पॉजिटिव है ही नहीं। और क्वेश्चन इन जनरल आपसे पॉजिटिव के लिए ही पूछा है। देखो पॉजिटिव 4 दिया है कॉस इनवर्स कॉस 4, तो हम हमेशा इवन पाई वाली एक्सिस ही कंसिडर करेंगे। तो इस 2 पाई के रिस्पेक्ट में ही मैं इस 4 को सोचूंगा। तो मैंने डायरेक्टली इसे लिखा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 4। अब मुझे दो चीज़ सोचनी है, क्या मैंने ये फंक्शंस इक्वल लिखे हैं या नेगेटिव की प्रॉब्लम है। तो cos 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ cos थीटा के इक्वल नहीं, सॉरी cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है। तो cos 2 पाई माइनस 4 हमारे पास cos 4 के ही इक्वल होगा। तो मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सही लिख दिया है। अब एक चीज़ और, क्या ये 2 पाई माइनस 4 प्रिंसिपल रेंज में आ गया है? अब प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 to पाई है, तो क्या ये इस रेंज का एंगल है? तो 2 पाई हमारा है 6.28, उसमें से 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 2.28 वैल्यू आ जाती है, और 2.28 इसी रेंज में लाई करता है। अगर इसी रेंज का है यानी प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है। अब कॉस इनवर्स और कॉस को सिंपली कैंसिल आउट करो और आंसर इज 2 पाई माइनस 4। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप ग्राफिकली कर सकते थे। हम लोगों ने ढूंढ लिया कि 4 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी वो पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में है। तो पाई और 3 पाई बाय 2 जो है यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स ही आंसर बना है। आप लोग देख सकते हैं 2 पाई माइनस 4 ही बना है। तो ग्राफ से हमेशा आंसर्स आ जाएंगे, बस ग्राफ वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। विद प्रैक्टिस आप इस मेथड को मास्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 5 हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 5 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अराउंड आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या लिखना है? फोर्थ क्वाड्रेंट के क्लोज है 2 पाई वाली एक्सिस। तो पहले तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 5। अब मुझे दो चीज़ें सोचनी है, क्या मैंने फंक्शन चेंज तो नहीं कर दिया? तो बिल्कुल नहीं, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया है। अब एक चीज़ और, अगर ये 2 पाई माइनस 5 प्रिंसिपल रेंज में आ गया तो मैं cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर दूंगा। तो 2 पाई कितना? 6.28, इसमें से अगर 5 हटाया तो आंसर आता है 1.28, और 1.28 इसी रेंज में लाई करता है। तो डायरेक्टली आवर आंसर इज 2 पाई माइनस 5। या फिर ग्राफ अगर आप देखो तो पाई और 2 पाई के बीच में ही लाई कर रहा है 5, तो आंसर 2 पाई माइनस एक्स आना चाहिए। तो डायरेक्टली आंसर कितना? 2 पाई माइनस 5। नेक्स्ट
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 की बात करें तो 10 के अराउंड होता है 3 पाई, 3 पाई होता है 9.42। तो 10 जो है कौन से क्वाड्रेंट में, इससे आगे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 3 पाई है तो इवन पाई की एक्सेस ही कंसिडर करनी है, तो 10 के क्लोज क्या आ गया, 4 पाई आ गया। ठीक है, तो 4 पाई के रिस्पेक्ट में सोचा जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 10, इस तरीके से लिखने की कोशिश करी मैंने। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ऑब्जर्व करनी है, 4 पाई माइनस 10 लिख के मैंने फंक्शन को चेंज तो नहीं किया, बिल्कुल चेंज नहीं है, क्योंकि कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। अब बस एक चीज़ और वेरीफाई करनी है कि ये 4 पाई माइनस 10 हमारा 0 से पाई के बीच में आता है या नहीं आता। तो अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर आ गया तो सिंपली यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 4 पाई हमारा कितना होता है, 4 इंटू 3.14 माइनस 10, तो ये 12.56 माइनस 10 दैट इज़ 2.56 वैल्यू आ गई, और ये इसी इंटरवल में लाई करता है। तो डायरेक्टली आंसर कितना, 4 पाई माइनस 10, सीधे कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था टी ऑफ टी इनवर्स तो बड़ा इजीली आप कैंसिल आउट करके एक्स लिख देते हैं, बट अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज़ टी इनवर्स ऑफ टी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, और अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो हम सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो होपफुली सारी प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सकें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।